Hello everyone. I just hope that you are doing all good. And yes, exams are approaching. आपके जो डीसा एग्जामिनेशंस हैं डीसा 3.0 उसके अंदर एक स्लाइट एडिशन है विद दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल दैट इज मॉड्यूल नंबर 6। आइदर और बाकी सब जो इश्यूज हैं वो प्लेसमेंट्स के इश्यूज हैं। तो हम लोगों ने जितने भी आपके साथ में मॉड्यूल्स डिस्कस करे दे आर मोर और लेस एज सच इनकॉर्पोरेटेड इनटू डिफरेंट वेज। और एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बैंक आता है वो सीसा से भी इंस्पायर्ड होता है, वो पास्ट एग्जामिनेशन से भी इंस्पायर्ड होता है। तो अगेन यू कैन ऑलवेज होप फॉर द एग्जिस्टिंग सेट्स टू कंटिन्यू एक्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। सो इस मॉड्यूल के अंदर जो हमें शिक्षा लेनी है वो हम ले लेते हैं अच्छे से, जिससे कि क्या होगा, हमारे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एंड दिस मॉड्यूल इज अ वेरी गुड वन। मतलब ये वाला जो मॉड्यूल लिखा है तो 50-60 पेज का मात्र, लेकिन इस मॉड्यूल के अंदर जो टॉपिक्स डाले हैं ना दे आर वर्दी ऑफ अ वेरी गुड डिस्कशन। प्लस ये वो टॉपिक नहीं है जहां पे आप बिल्कुल भी बोर होंगे या परेशान होंगे, बस एक बार समझने की देर है। तो वंस यू अंडरस्टैंड थिंग्स बिकम वेरी वेरी इजी। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर हम लोगों को 3-4 मेजर, वो जो बोलते हैं ना मूल रूप से जो हमें बातें पढ़नी है, उनमें से एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द अदर वन इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, द थर्ड वन इज ब्लॉकचेन। राइट। तो ये 3 टॉपिक सबसे मेन है, और उसके अलावा एक ऐसा टॉपिक जो पहले भी को एग्जिस्ट करता था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अपने पुराने मॉड्यूल्स में उसके ऊपर कोई खास डिस्कशन नहीं किया था। लेकिन अब उनको लगा कि यस, उस पर कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन डालना चाहिए, एंड दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। सो 1 2 3 4 दीज आर ओनली थिंग्स। मतलब इसके अलावा हम लोगों को कुछ और ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं। आप ऐसा मान के चलिए कि हर एक कुछ 7-8 पेजेस का कॉन्सेप्ट है, कंटेंट है, वो आपने जैसे जैसे समझ लिया आपका जॉब डन होता जाएगा। एंड उसके अलावा आप लोगों को बस इसके कॉन्सेप्ट्स को इस तरह से याद रखना है या दिमाग में रखना है या ध्यान में रखना है कि जिसकी वजह से आप कोई भी एमसीक्यू में मिस्टेक नहीं करें। मेरी कोशिश रहेगी कि आपका जो ईटी एग्जामिनेशन है उसके हिसाब से कुछ मैं आपको कुछ 100 क्वेश्चंस के आसपास पे एक ट्रेनिंग दूं, जो कि आप जरूर करके जाइएगा बिफोर यू गो फॉर योर एग्जामिनेशन। गोइंग फॉरवर्ड, पहला जो टॉपिक है, मैंने आपको अगेन बोला हम 4 टॉपिक्स में से मेजरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वन इज गोइंग टू बी ब्लॉकचेन, द सेकंड वन इज गोइंग टू बी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगेन कुछ नए वर्ड्स हो सकते हैं आपके लिए, वैसे कुछ नया रह नहीं गया। आजकल पंखे इंटरनेट ऑफ थिंग्स से चल रहे हैं, एसी वाईफाई से चल रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में हम लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज है, एंड दैट इज फॉर श्योर अंडरस्टूड बाय एवरीवन। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोलूंगा और आप बोलेंगे कि हाँ भाई गई भैंस पानी में, नहीं समझ आया, ऐसा होने नहीं वाला है। अच्छा, थर्डली ब्लॉकचेन पढ़ाने के बाद, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ाने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ये 4 एरियाज ऐसे हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर, जिस मॉड्यूल की मैं चर्चा कर रहा हूं, जो आईसीआई की तरफ से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का मॉड्यूल है, उसको हम लोग इस तरह से कंक्लूड करेंगे। बहुत ही पतला मॉड्यूल है, लेकिन हाँ सही बात है, हर मॉड्यूल से क्वेश्चंस तो आते हैं, सो हमारे लिए बड़ा रेलेवेंट है। साथ ही साथ ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आपके लिए इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज का भी जोन बनता है, एरिया बनता है, चीजें बनती है। सबसे पहले बात करनी है मुझे ब्लॉकचेन पे। और ब्लॉकचेन की जब हम बात करते हैं तो पीपल ट्राई एंड असाइन इट टू अ कॉन्सेप्ट विच इज बिटकॉइन, विच इज नॉट रॉन्ग एक्चुअली। कि आप बिटकॉइन से इस कॉन्सेप्ट को असाइन करें, लेकिन मैं आपसे ना एक बहुत सिंपल सिंपल लफ्जों में पहले बात करना चाहूंगा। अगर आप ना उसे समझ पाएंगे तो मुझे लगता है कि ना आपको थोड़ा बहुत आइडिया होने लगेगा कि किस किस तरह से हम इस ब्लॉकचेन को ना बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पुराने जमाने की बात हुआ करती थी ऐसी कुछ, मैं आपको बताऊंगा कि कागज कैसे मिलाए जाते थे। ठीक है, सो आई विल जस्ट टेक आउट अ पेज। ऐसा करते हैं, आज प्रक्रिया कर ही लेते हैं, प्रैक्टिकल प्रक्रिया है, आप बहुत ध्यान से देखना। मैं ऐसा कुछ करता हूं, मैं एक पेज फाड़ देता हूं। ओके, और ये पेज मेरे हाथ में है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, और हम इसे और अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, आपके सामने प्रेजेंटर कैमरा पे आ जाते हैं। राइट, सो दैट आई कैन ऑल्सो सी वॉट इज हैपनिंग अराउंड द स्क्रीन। सो आई एम टेकिंग दिस पेज, और मैं ऐसा कहता हूं कि हम ऐसा करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट लिख लेते हैं इस पेज पे। ठीक है, सो व्हाट आई डू इज, मान लो 2 पार्टीज हैं, हम एक को टाइटल दे रहे हैं मिस्टर ए, जैसा कि मैं यहाँ पे दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं दूसरी पार्टी को टाइटल दे रहा हूं, हम 3 बना लेते हैं इनफैक्ट, मिस्टर बी, और एक और मैं पार्टी को बना देता हूं मिस्टर सी। राइट, एंड इफ देर इज अ ट्रांसफर,
ऑफ समथिंग, इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, और मैं बोलूं कि इन पन्नों को हम इस तरह से फाड़ लें, अब कलर भी अलग ले लिया मैंने और मैंने कुछ चेंजेस भी कर लिए, और हम ऐसे कहते हैं कि मैंने टेढ़े मेढ़े लाइंस ड्रॉ कर दिए। मैं आपको एक एक चीज ड्रॉ करके दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। दिस इज द फर्स्ट बेसिक दैट वी आर गोइंग टू यूज टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। तो हम क्या करेंगे, हम कहना चाहते हैं कि क्यों ना हम इसे इन जगहों से, जैसे मैंने जिगजैग लाइंस खींची हैं, क्यों ना इन पन्नों को हम इस हिसाब से काट लें। बाय बाय फर्नीचर। तो अब अगर मैं इसे काट दूं यहां से, तो हमारे पास में टुकड़े होंगे जो कि मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी के पास बड़े स्पेसिफिक टुकड़े होंगे। और अगर हमें बोलना पड़े कि हमारे तीन के बीच में ये ट्रांजैक्शन हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी अगर अपने कागजों को एक साथ लाकर हमारे साथ में जोड़ेंगे, तो इट शुड टर्न आउट टू बी वन कंप्लीट पेपर विद द काइंड ऑफ जिगजैग्स दैट वी हैव यूज्ड। और ये टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। हाँ, अगली बार पता चला किसी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये कुछ ऐसे बना लें अपने हिसाब से, छोटे बड़े करके। और जब तक ये एग्जैक्ट पेपर कोइंसाइड नहीं करेगा, इन्हीं डायमेंशंस के साथ कट होकर के कोइंसाइड नहीं करेगा, हम क्या बोलेंगे कि पेपर कंप्लीट नहीं है। या फिर हम इसे इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, मतलब सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं है। ये क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। हमने इसको कट पीट के, काट पीट के, कुछ भी करके इसे बांट दिया। अब आप मुझे बताइए कि जब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन मैं करता हूं, और मैं जब ऐसी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, मैं किसी और के मत्थे टिका दूं, इसे इधर उधर बांट दूं, तो आप मुझे ये समझाएं, कृपया 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 सिर्फ ये समझाएं, क्या आपको नहीं लगता कि बड़ा ही ऑथेंटिक काम हुआ है? मैं तो मानता हूं कि हाँ, बिल्कुल हुआ है, ऑथेंटिक काम है। क्योंकि आप कहेंगे कि तीनों भाई जब अपने कागज मिलाएंगे तब जाके ही ये काम हो पाएगा, और तभी जाके ये चीज जुड़ पाएगी और हमारे बीच में कागज इकट्ठे हो पाएंगे। हाँ, अगर हमें इसमें और ऐड करनी हो तो पॉसिबल नहीं है। और मजे की बात ये है, इट हैज एग्जिस्टेड फॉर एजेस। इस तरह की प्रैक्टिस, ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इस तरह की प्रैक्टिस इट हैज एग्जिस्टेड फॉर एजेस, फॉर द फैक्ट दैट जब बिजनेस चालू हुआ, जब दुनिया आगे बढ़ी, तो रेगुलेटर्स नहीं हुआ करते थे। आप भी इस बात से मेरे ख्याल में एग्री करेंगे कि उस समय पे रेगुलेटर्स नहीं हुआ करते थे। रेगुलेटर्स इस सीन में बाद में आए, और जब रेगुलेटर्स बाद में आए तो ऑफ कोर्स सेंट्रलाइज्ड चीजें बाद में हुई, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल बाद में हुआ, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट बाद में। सो beforehand also we had a decentralized proof of work। हम लोग अपने काम को प्रूव करने के लिए अलग अलग डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म्स भी यूज करते थे। जैसे मैंने एक बहुत सिंपल सी आपको टेक्निक बताई, पेपर पे कट लगा। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इतनी ऑब्वियस टेक्निक ना समझ आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर वे टू स्मार्ट, एंड दिस वाज जस्ट वन सिंपल स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, एंड आई थिंक दैट दिस इज वेल अंडरस्टूड एंड एक्सप्लेन्ड। चलो, ये एक छोटा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, और ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए था कि कैसे मिस्टर ए, बी और सी बिना टैम्परिंग के एक दूसरे के साथ में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और ये कंबाइंड डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट फॉर्म करेगा जो कि इनके ट्रांजेक्शन को सब्सटैंशिएट करेगा। एंड अगेन, अगर आप इन कट्स के साथ खेलेंगे, पीटेंगे, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो वन डॉक्यूमेंट रिमेन्स इंटैक्ट इन दिस वे। अच्छी बात है, मेक्स क्वाइट सम सेंस। हाउएवर, इस तरह का एग्जाम्पल मैंने बहुत ही ऐसे बोलते हैं ना, वेग एग्जाम्पल उठाया है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू समथिंग, जस्ट टू क्रिएट अ क्यूरियोसिटी, राइट। तो मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और है, और मैं उस ऑब्जेक्टिव तक धीरे धीरे आपको लेकर जाऊंगा। जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं, तो जब भी आप बिटकॉइन की बात करोगे तो एक टर्म आता है ब्लॉकचेन, और ब्लॉकचेन की बात करते हो तो एक टर्म आता है बिटकॉइन। एंड दिस इज अ वेरी रिजेंबलिंग थिंग, कि चलो बिटकॉइन है तो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन है तो बिटकॉइन है। बट असलियत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आप में से काफी लोग बहुत होशियार हैं, ऑलरेडी बहुत रिसर्च आउट करते हैं कंटेंट को, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू आल्सो नो दिस फैक्ट कि ब्लॉकचेन इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट विच वाज फर्स्ट यूज्ड इन बिटकॉइन। मैं बोलूं तो डिजिटली इसका जो पहला इस्तेमाल है वो बिटकॉइन में हुआ। मैं तो कहूंगा ये भी एक ब्लॉकचेन ही है। ये जो सिंपल सा कागज मैंने पकड़ लिया है, ये भी एक ब्लॉकचेन ही है। हाँ, बस मुझे आपको ये छोटी छोटी बात बतानी है कि ये जो ब्लॉकचेन है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ हुआ? बिटकॉइन में हुआ। अब बिटकॉइन में आपने यूज कर लिया, आपने कहा चलो जी बहुत बढ़िया। और बिटकॉइन के लिए जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, तो ऐसी बात नहीं है कि उससे पहले ब्लॉकचेन एग्जिस्ट नहीं करता था। इनफैक्ट ब्लॉकचेन, डिजिटल ब्लॉकचेन एग्जिस्ट करती है 1991 से, यानी मेरे पैदा होने से भी 2 साल पहले से।
और जो फर्स्ट अप्लाई की गई, जब ये टेक्नोलॉजी फर्स्ट अप्लाई की गई, तो ये कब अप्लाई की गई? 2009 में। और किसने करी? सातोशी नाकामोटो, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिटकॉइन। नाउ व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिटकॉइन, या बिटकॉइन से हम चाहते क्या थे? लेट्स ऑल्सो भाई अंडरस्टैंड दिस। एक बार अगर इसे समझ लिया तो मुझे लगता है आप लोगों का वैसे भी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। मैं एक पेज ऐड करके आपको चीजें समझाने का प्रयास करता हूं। मेरी बातों को लाइटली मत लेना, बहुत ध्यान से सुनना और चीजों को बहुत खूबसूरती से समझना। आज मैं हमारे इंडियन बैंक्स की बात करता हूं ना, तो हम कहते हैं कि आरबीआई रेगुलेट करता है, और आरबीआई की रेगुलेशन के चलते हम बोलते हैं बैंक की गारंटी तो है। अच्छा, मैं आपको बोलता हूं कि आप एक कस्टमर हैं बैंक के, ठीक है? कस्टमर ऑफ बैंक इन इंडिया। ओके, आप कहते हैं कि अमाउंट जो है इधर, इट इज गारंटीड बाय आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, which is also the regulatory authority, so that public may repose trust in the centralized system and they believe कि भाई बैंक्स अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जब करंट गवर्नमेंट और उनके रुख को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेटाइजेशन का एक नया ही कल्चर चल पड़ा है, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज कल को कितनी डिफाई हो सकती हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर। कल को क्या होगा हम कुछ कह नहीं सकते, बट ये गारंटी भी एक लिमिट तक है। आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस फैक्ट दैट द गारंटीड अमाउंट इज व्हाट इज इक्वल टू ₹5 लाख पर बैंक। इट्स पर बैंक, नॉट पर अकाउंट, इट्स पर बैंक। तो अगर आपके दो टाइप के अकाउंट है, आप किसी जॉइंट अकाउंट में भी हैं, तो भी आपके लिए क्या होगा? आपके लिए वैल्यू 5 लाख पे आ जाती है। जब मैं इस चीज का डिस्कशन करता हूं तो एक डाउट तो बनता है मन में कि अगर कल को ये सेंट्रल सिस्टम फेल हो जाए और जिस तरह से बैंकिंग की रेगुलेशंस हैं ये सब भी पूरी ना हो, और इनके ऊपर भी कोई ट्रेसेबिलिटी ना हो, या ये ट्रांजेक्शन भी ढंग से ना हो, तो इट कुड बी अ बिग प्रॉब्लम। ओके, एज अपोज अगर मैं यूएसए का बात करूं, तो यूएसए के अंदर तो बैंकिंग वैसे भी पूरा प्राइवेटाइज्ड है, सो बैंक्स हैव एन इक्वल रिस्क ऑफ गेटिंग लिक्विडेटेड, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्क्स, ठीक है, कि रिस्क ऑफ बिटकॉइन बीइंग बैंड, रिस्क ऑफ थिंग्स बीइंग नॉट वर्किंग, ये सब जो भी हम रिस्क की बात करते हैं, तो रिस्क तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में बैंक में पैसा रखने से भी है। और कोई भी जना जो 5 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट मेंटेन करता है या किसी भी फॉर्म में मनी मेंटेन करता है विद एनी ऑफ द बैंक्स इज एब्सोल्युटली इन अंडर अ फुल रिस्क, अंडर अ फुल डिफॉल्ट रिस्क, द अदर पार्टी रिस्क, कि भाई पैसा आएगा कि नहीं आएगा। ऑल्सो बैंक के साथ में सेंट्रलाइज्ड रेगुलेशन के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके अपने रूल्स हैं जो वो अपने हिसाब से लगाएंगे, वो कभी भी बदलेंगे। जैसे कि वो चाहें तो वो विड्रॉवल रोक दे, और यस बैंक का एक बहुत अच्छा नमूना हम लोगों ने देखा भी था, ठीक है, कुछ ही समय पहले की तो बात है, जहां पे आपको पैसे लेना अलाउ नहीं कर रहे। मैं आपको बिटकॉइन लाने के पीछे जो है पूरा एक मैकेनिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। ऑल्सो देर हैव बिन बैंक्स विच हैव लिक्विडेटेड, राइट? आपको भी पता है कि एक ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आया था यूएस के अंदर, दैट वाज इन 2008, and you can see the surge of bitcoin or the rise of bitcoin which actually initiated its concept in 2009. So it's quite eventful to understand for the fact कि भाई जहां पे लीमैन ब्रदर्स के जो पूरा बैंकिंग सिस्टम था वो इतना क्रिपल हुआ, 2000 से ज्यादा बैंक्स लिक्विडेट हुए, पब्लिक ट्रस्ट टूटा ना बैंक से। और पब्लिक ट्रस्ट मैंने तो ये देखा है इनफैक्ट कि जो इवेंट दूसरी जगहों पे हो जाते हैं, जैसे कि खासकर यूएसए में 8-10 साल बाद हमारे यहाँ हो ही जाते हैं, ठीक है? फाइनेंशियल इवेंट्स, स्पेशली फाइनेंशियल इवेंट्स, जैसे कि वहां पे बैंक्स का क्रिपल होना, हमारे यहाँ बैंक्स क्रिपल नहीं हुए, थैंक्स टू अ लर्नेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स। ओके, गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कि हमारे बैंक क्रिपल भी कर जाए, क्योंकि हमारे को रिपीट करने की आदत है। एनरॉन स्कैम को सत्यम स्कैम ने रिपीट किया। बैंक के लिक्विडेट होने को मुझे लगता है कि अभी हमारे पास में कोविड, पोस्ट कोविड सिचुएशंस, एंड इनफैक्ट विद द सेकंड वेव एंड द प्रोजेक्टेड थर्ड वेव, वी विल बैंक्स विल हैव इमेंस एनपीएस, बैंक्स विल बी इन ट्रेमेंडस प्रेशर,
एंड दैट इज वेरी वेरी डाउटफुल कि कौन से बैंक में पैसा रखे, कौन से बैंक में नहीं रखे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता चला जैसे कि एक नया बैंक आया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। वो कहता है कि भाई हम लोग तो ना मेनली रिटेल कस्टमर्स ही बनाने में इंटरेस्टेड है, जो कि हमें बहुत ज्यादा पैसे लेने भी नहीं है और हमें बहुत बहुत सारे लोन्स देने भी नहीं है। राइट, दैट्स द थॉट प्रोसेस कि हमें कस्टमर्स ही रिटेल बिल्ड करने, बिजनेस कस्टमर्स हम इतने बिल्ड करना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है यार, इनका तरीका सही है जिससे कि एनपीएस होने के चांसेस कम है। सो दे आर फोकसिंग ऑन दैट सेगमेंट और दैट एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग। हाउएवर, सेंट्रलाइज होने की वजह से कितने प्रॉब्लम तो हैं ही, और आप ये तो डिनाई नहीं कर सकते कि पैसों का लॉस हो जाए। तो जब आप फुल्ली सिक्योर भी फील नहीं कर रहे, पैसों का लॉस होने का भी चांस है, तो बेटर है कि खुद ही कर ले। सही बात है। हाँ, और खासकर यूएसए जैसी जगह पे जहाँ पे बैंक कोई इंटरेस्ट भी नहीं निकाल के दे रहा है आपको, बैंक कोई बहुत बड़ा बेनिफिट भी नहीं करा के दे रहा है, वहां तो और भी आपको ज्यादा मुश्किल लगेगी। ऑल्सो मनी ट्रांसफर्स, मनी ट्रांसफर्स की जब भी बात होगी, बैंक विल इन्वॉल्व चार्जेस। बैंक में तो चार्जेस लगने ही लगने, और अगर क्रॉस बॉर्डर गया तो फॉरेक्स रेट का, एक्सचेंज रेट का प्रेशर, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर जाता है तो उसकी जगह पे अगर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन बात तो यही आती कि अगर क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल कर लेंगे और फिर से कोई सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटरी बॉडी लगा दी तो सब बर्बाद कर दिया हमने, तो क्योंकि वही सारा मैकेनिज्म वापस लगेगा। ऐसे तो डिजिटल करेंसी तो बैंक्स में भी यूज ही हो रही है आजकल, आप ऐप टू ऐप तो ट्रांसफर कर ही रहे हैं ना। सो पूरा बेड़ा गर्क हो जाता सिस्टम का। अगर हम वापस से जाकर के रेगुलेट कर देते तो फिर तो बिगड़ जाता। सो दे वांटेड अ डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर सो दैट देयर इज नो क्वेश्चंस आस्क्ड। मनी ट्रांसफर करना है तो कर, नहीं है तो मत कर। किसी का कोई लेना देना क्यों होना चाहिए? आइडियली मेरे को भी ऐसा लगता है कि बैंकिंग सिस्टम जो है ये इंटरमीडियरी तो है, और इस इंटरमीडियरी के हर जगह चार्जेस इन्वॉल्व है। सो अल्टीमेटली दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इंटरमीडियरी मनी पेएबल इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो लेट्स कीप इट सिंपल दैट वे, राइट? तो लोग अडॉप्ट तो करना ही था, और जहां पे बैंक्स लिक्विडेट हो चुके हैं ऐसे कंट्री का हिस्ट्री उठाया जाए तो किसी ना किसी ने तो इस तरह का काम करना ही था। ओके, सो बिटकॉइन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सातोशी नाकामोटो, और उसको ये लगा कि अरे अगर मैंने सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर यूज करा तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक डिसेंट्रलाइज्ड हाईली सिक्योर आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे। हाईली सिक्योर आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे, और ये हाईली सिक्योर आर्किटेक्चर हम लोगों को इतनी गारंटी दे देगा कि कोई तकलीफ आने का चांस है नहीं। तो उसके पीछे जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को डिफाइन करा गया, मैं कहूंगा कि वो है ब्लॉकचेन। इसका मतलब क्या हम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल और भी किसी चीज में कर सकते हैं? इज इट जस्ट फॉर ट्रांसफरिंग मनी? नो, इट कैन बी डन फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन विच यू वांट टू कीप इट इन अ वेरी वेरी सिक्योर्ड मैनर, और खासकर जब वो मल्टीपल हाथों से होते हुए जाए, ठीक है, या फिर उन ट्रांजेक्शन में मल्टीपल चेन ऑफ कॉन्टैक्ट्स हो, वहां पे हम चाहते हैं कि हम इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करें। एंड द कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट एन इवोल्यूशन ऑफ व्हाट वी कॉल एज पीकेआई, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने मेरी शुरुआती छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं जो है ना, लास्ट के 5 क्लासेस, पहले 10 में से जो लास्ट के 5 क्लासेस है उन्हीं में कहीं पढ़ा रखा है। आप चाहे तो वापस से उसे पॉलिश कर लीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि मुझे याद नहीं आ रहा आज पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम क्या था, मैसेज डाइजेस्ट क्या था, हैश एल्गोरिथम क्या क्रिएट होता है। अगर आपको यहाँ पे डाउट है तो आप पुराने लेक्चर्स देखिए, उसे कन्विंसिंगली अच्छे से कर लीजिए और फिर वापस आ जाइए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर याद आ रहा है, थोड़ा भी क्लिक कर रहा है, गो ऑन, क्योंकि आगे जाकर के बचे हुए लेक्चर्स में, मतलब बचे हुए जो सेशन चलेगा हमारा, उसमें आपकी क्लिक हो जाएगी ये चीज बची कुची। ओके, मैंने आपको एक्सप्लेन करा थोड़ा बहुत कि क्यों लाया गया, राइट? और ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन इज जस्ट लाइक एन अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी, राइट? ब्लॉकचेन इज जस्ट लाइक एन अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल बात बताता हूं। आप कहते हैं कि इंटरनेट जब आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो यू यूज www, वर्ल्ड वाइड वेब, या प्रोबेबली मैं कहता हूं चलो एक सर्च इंजन यूज करते हैं, गूगल, राइट? सो इंटरनेट एंड गूगल आर नॉट सिनोनिमस। इंटरनेट का पार्ट है गूगल, ठीक है, वैसे ही
क्रिप्टो करेंसी का पार्ट है ब्लॉकचेन। तो क्रिप्टो करेंसी इंडिया में एक्सेप्टेबल हो या ना हो, बिटकॉइन की हो ऐसी की तैसी, लेकिन हम अपने ट्रांजैक्शंस के लिए, हम अपने काम के लिए, हम अपने चीजों को सिक्योर करने के लिए, हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी आज की तारीख में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर कुड बी इमेंस यूज केसेस जो कि बिजनेस के काम आ सकते हैं। कैसे काम आ सकते हैं? ब्लॉकचेन के इस्तेमाल से। हमें ट्रांजैक्शन करने के लिए हम क्रिप्टो की बात नहीं कर रहे हैं। क्रिप्टो के पीछे अंडरलाइंग डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन। अब देखो, सिंपल सिंपल सी बात है, बैंक इज द टूल ऑफ कंडक्टिंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड्स। मैं खुद बोलता हूं ऐसा, मेरा ऐसा मानना है। मेरे को जितना बैंक ऑडिट एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जितना व्यू करे अकाउंट्स, मैंने जितने सिस्टम्स देखे हैं, मेरा तो यही बिलीफ सिस्टम है कि बैंक इज अ प्लेस ऑफ कंडक्टिंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड्स, राइट? जहां पे मासूम पब्लिक का पैसा ऐसी जगह पार्क किया जाता है या ऐसे लोगों को दे दिया जाता है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अभी वो सिस्टम क्रिपल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि डिफॉल्ट्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, माइन्यूट परसेंटेजेस में होते हैं, सो बैंक मैनेजेस इट विद द डिफरेंस ऑफ इनकम दैट दे हैव। और कई बैंक तो नहीं मैनेज कर सकते, तो वो हिडन ही चल रहा है, स्टेटमेंट्स चल रहे हैं बस। और आप लोगों से बेहतर कौन जानता है ना? हम तो है ही सच्चाई के दूत, हमें तो सब पता ही है वैसे भी, बस हम कन्वे नहीं करते। हमें पता तो सब होता है, राइट? तो चलो ठीक है। तो ये चीज जो है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, ब्लॉकचेन जो कि अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है, ये चल रही है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पे। एंड यू डू नो अबाउट एनक्रिप्शन एंड हाउ सिक्योर इट कैन बी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। अगर उस चीज का इस्तेमाल किया जाए हमारे हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर, अगर हमारे हर एक ट्रांसफर के ऊपर, तो क्या बुराई है? तो सर फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा क्योंकि कंट्रोल चला जाएगा। ऑर्गेनाइज लूट, ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड करने का जो हमारा बेसिक सिस्टम है, जो हमारी एक एनालॉजी चलती है कि हाँ ठीक है, हम पब्लिक का पैसा कैसे बर्बाद कर सकते हैं, वो बर्बादी, वो करप्शन, वो प्रॉब्लम, वो जो दिक्कत है ना, वो सारी की सारी मर जाएगी जैसे ही इंटरमीडियरी बाहर हो जाएगा। इनफैक्ट अगर सरकार इसे रेगुलेट करना चाहे तो ये बहुत ही अच्छा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टूल भी बन सकता है। तो फिर स्विस बैंकों में पैसे कैसे जाएंगे, ये भी चिंता की बात हो जाएगी। सो बिकॉज ब्लॉकचेन कैन नॉट बी टैम्पर्ड विद, और ऑडिट करोगे तो अनऑल्टरेबल ऑडिट रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा ब्लॉकचेन से। तो वो मैं समझाऊंगा आगे, क्योंकि हमें हम ब्लॉकचेन के मैकेनिज्म को ही डिस्कस करना है, हमें क्रिप्टो पे कोई बात नहीं करनी है। तो अनऑल्टरेबल अगर वर्क मिल जाएगा, आपको प्रूफ मिल जाएंगे, अगर अनऑल्टरेबल ऑडिट ट्रेल मिल जाएगी तो मजा ही आ जाएगा। तो गलत हो क्या सकता है? रियल टाइम रियल अपडेशन ऑडिट हो जाएगा तो क्या गलत हो जाएगा? रियल टाइम अलर्ट जनरेट हो जाएंगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? ये तो सब बढ़िया बातें हैं, लेकिन हम इनकी बढ़िया बातें भी हाल फिलहाल अडॉप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि भाई और बहनों, सिर्फ मैं मिटा सकता करप्शन, और कोई नहीं मिटा सकता, कोई टेक्नोलॉजी नहीं मिटा सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर, मैं एक्सप्लेनेशन देता रहूंगा आपको अदरवाइज भी। तो हम क्रिप्टो पे आना ही नहीं चाहते, जबकि हम डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं। ये कैसा डिजिटल इंडिया है, मुझे समझ नहीं आता। फिर आप कहोगे कि सर प्राइसेस तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो क्या रुपये का प्राइस ऊपर नीचे नहीं होता? द मोर पब्लिक पार्टिसिपेशन विल लीड टू लेस इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, एज सिंपल एज दैट। ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो डिमांड सप्लाई का बैलेंस बनता ही रहेगा, इसलिए प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होंगे। अभी स्पेकुलेशन इसलिए चल रहा है बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर कि ये यूज होगा कि नहीं होगा, कि कहां पे यूज होगा, किस तरह से यूज होगा। प्लस दिस इज हाईली सिक्योर एंड सेफ, और क्योंकि हाईली सिक्योर एंड सेफ बन चुका है तो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को चैलेंज है, इसलिए बैनिंग मैकेनिज्म यूज किया जा रहा है। अक्रॉस वर्ल्ड जो कि बैंकिंग पे डिपेंडेंट है, उन लोगों को टेंशन हो रही है कि ये इस तरह से चलता रहा तो लोग अपनी अपनी खुद की मदद खुद कर लेंगे। हाँ, और ये तो गवर्नमेंट का इशू है। अगर आप सेल्फ हेल्प कर लेंगे तो गवर्नमेंट के रूल करने का मतलब क्या है, राइट? हाउएवर, लेट्स अंडरस्टैंड फिर से। 2009 में ये नाकोमोटो जी ने बिटकॉइन में ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट लगा दिया। और ऐसा नहीं है कि ये इसलिए लग गया कि बस क्रिप्टो लाना था किसी भी तरह से और इसकी हाइप क्रिएट करनी थी। दिस वाज नॉट इवन ब्रॉट अप एज अ हाइप, इट वाज जस्ट ब्रॉट अप एज एन अल्टीरियर सॉल्यूशन टू बैंकिंग।
कि बैंक भी बर्बाद हो ही रहा है तो रेगुलेशंस का क्या मतलब है। मेरे को एसईसी की बातें समझ में नहीं आती, मुझे रेगुलेशन समझ में नहीं आते, क्योंकि सब जगह चोरियां होती हैं और रेगुलेशन कितना संभालेंगे, तो बेटर है हम खुद खुद को संभालें। तो ये आत्मनिर्भरता की ओर एक स्टेप है वैसे तो। हाँ, बस मानने की देर है। अच्छा, मेरी बातों को थोड़ा और ध्यान से सुनना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। आइडियली मैंने यहाँ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, तो मैं क्या बोलूंगा कि मिस्टर ए के पास में भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, मिस्टर बी के पास में भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम कहेंगे कि मिस्टर सी के पास में भी पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। सो एवरीबडी हैज अ फुल रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद देम। ठीक है, अब सबके पास क्योंकि पूरी की पूरी कहानी लिखी हुई है, तो कहीं से भी एक जगह से ऑल्टर करने का मतलब ये नहीं है कि बाकी दो जगह से भी ऑल्टर हो जाएगा। तो जब भी इसका वापस मिलान होगा हम बोलेंगे ये तो खराब हो गया, मिस्टर ए ने तो गड़बड़ कर दी है, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में गलती है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? हाँ, समझ ही पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज आएगा, ऑल्ट्रेशन वुड बी अ चैलेंज। और बीच में यूज क्या हो रहा है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आप एक तो क्रिप्टो सिस्टम यूज कर रहे हैं, प्लस मैसेज डाइजेस्ट यूज कर रहे हैं, क्या करने के लिए, अपनी डिजिटल सिग्नेचर देने के लिए, बेसिकली एक आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए। नाउ हाउ डज दिस वर्क, हाउ डज दिस ब्लॉक वर्क? तो एक के बाद एक जब ट्रांजेक्शन होता है, कैसे वर्क करता है, किस तरह से वर्क करता है, आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो जी, समझना स्टार्ट करते हैं एकाएक करके। तो जैसे मैंने आपको बोला कि भाई हम लोग सबसे इंपॉर्टेंटली क्या यूज करने वाले हैं, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने वाले हैं टू मेंटेन दिस डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। सो देयर इज दिस ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3। एवरीथिंग विल यूज व्हाट, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको पूरा पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है, इनिशियल लेक्चर्स में। जो पहले 10 लेक्चर्स है उसमें से लास्ट के 2-3 लेक्चर्स के अंदर है। तो अगर आपको जरूरत पड़े तो प्लीज आप वो वीडियो देख लीजिए पहले। पहले इस कॉन्सेप्ट को पक्का कर लीजिए। Once that is done, you can come to us, of course, and we will work with the other things as well. तो आप इसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जिनको नॉलेज है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, वो लोग कंटिन्यू करें। देयर इज नो इशू व्हाटसोएवर एंड व्हाटएवर, राइट। अब आराम से कंटिन्यू करें, आपके लिए कोई दिक्कत आएगी नहीं। सो मोटा मोटी मैं कहता हूँ कि ये दिक्कतें आपके लिए वहां पे खत्म हो जाएगी। कंटेंट्स ऑफ ब्लॉक में कंटेंट क्या रहेगा, कंटेंट रहेगा डेटा, डेटा के साथ में हैश और हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। क्योंकि पुराने ब्लॉक का जो हैश है वो कहीं ना कहीं प्रूफ की तरह यूज हो रहा है आगे के लिए, राइट। सो पीछे से जिसने भी ट्रांजेक्शन इनिशिएट करा है और जिसके साथ में भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो जो भी दो लोग पार्टी लोग इन्वॉल्व है, दो पार्टीज के बीच में एक टाइम पे हो रहा होगा, तो उसके जो भी ट्रांजेक्शन इनिशिएट करेगा और जो भी रिसीव करेगा, उनके बीच में, दोनों के बीच में हैशेस का इंटरचेंज होने वाला है। और ये जो हैशेस है, इंटरचेंज जो होगा वो इस तरह से कुछ आपको दिखेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल वगैरह भी लेके समझाऊंगा, चिंता ना करें। लेकिन कंटेंट्स ऑफ ब्लॉक में अगर आप देखें तो आपको साफ साफ दिखता है डेटा, हैश, यानी एक तो खुद का हैश। खुद का हैश कैसे होगा, हमने कहा कि भाई क्रिएटेड मैसेज डाइजेस्ट एनक्रिप्टेड बाय प्राइवेट की ऑफ ओनर ऑफ द ब्लॉक। भाई एक जो मैं करने जा रहा हूं, मेरा पार्ट जो हो रहा है, मेरा ट्रांजेक्शन, अब से फॉर एग्जांपल हमारे केस में ए एंड बी ट्रांजेक्ट कर रहे हैं, एंड से फॉर एग्जांपल ए इनिशिएट्स द ट्रांजेक्शन, A initiates the transaction. So A will create a block, B will be represented by another block. A का ट्रांजेक्शन और B का ट्रांजेक्शन रिप्रेजेंट करेगा एक ब्लॉक को, ठीक है ना। तो A वाले के पास अपना ब्लॉक होगा, B के पास अपना ब्लॉक होगा। क्योंकि A ने ट्रांजेक्शन इनिशिएट करा है, तो B जो है उसके पास में क्या आएगा, हैश यूज होगा, किसका, प्रीवियस ब्लॉक का, और उसका अपना खुद का एक हैश होगा। हाँ, और अगर जो भी जना पहला ट्रांजेक्शन इनिशिएट करता है तो उसका अपना कोई प्रीवियस हैश नहीं होता। हाउएवर अभी कैसे कैसे यूज होगा आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैंने पहले डेटा के बारे में डिस्कस करना है, कंटेंट्स ऑफ ब्लॉक में, कि डेटा में क्या 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 रहेगा। तो मैं कहूंगा कि हर के अंदर अपना अपना एक डेटा रहेगा, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी कुछ रखना चाहती है वो रख सकती है। जैसे बिटकॉइन ने क्या रखा, उन्होंने रखा कि हम लोग ये इंफॉर्मेशन मेंटेन करना चाहते हैं ब्लॉक में, कि कहाँ से आया, किसको गया और अमाउंट कितना है, और कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेड कैसे होगा, ऐसे ही होगा जैसे बिटकॉइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो कीपिंग इट क्लियर, मैंने नाम रख लिए, जैसे से फॉर एग्जांपल चित्रा नटराजन, नागार्जुन रेड्डी, इनके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। ट्रांजेक्शन कुड आल्सो हैपन बिटवीन रजत जैन एंड राघव खंडेलवाल, से फॉर एग्जांपल, राइट। सो इस तरह के ट्रांजेक्शंस होते रहेंगे। हाउएवर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि डेटा मेंटेन करना है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी ब्लॉकचेन यूज करना चाहती है, प्रोवाइडेड कल को हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ब्लॉकचेन यूज करना चाहता है, वो क्या करेगा, वो अपने हिसाब से डेटा रखवाएगा। तो सबका अपना अपना सिस्टम है। अल्टीमेटली आप यूज क्या करने वाले हो, अल्टीमेटली आप यूज करने वाले हो पीकेआई।
पीकेआई का बेसिक बेसिक सिस्टम ये है कि हम सामने वाले की पब्लिक की लेंगे जिसके साथ भी हम इनिशिएट कर रहे हैं, उससे डेटा एनक्रिप्ट करेंगे, देन उसी डेटा का, एनक्रिप्टेड डेटा का एक मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट करेंगे और उसे प्राइवेट की के साथ में लगाएंगे। तो हैश फंक्शन बना और प्राइवेट की का सिग्नेचर लग गया, काम खत्म हो गया। आपके पास में ट्रेसेबिलिटी भी आ गई, आपके पास में ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन भी आ गई और ट्रांजेक्शन कॉन्फिडेंशियलिटी भी रह गई कि वो किसी और को पता नहीं चलेगा। यू कैन जस्ट वेरीफाई द ट्रांजेक्शन बट यू कैन नॉट गो इनसाइड द ट्रांजेक्शन अनलेस एंड अनटिल यू आर अ परमिटेड पार्टी। सो कीपिंग इट सिंपल, मैं आपको सिर्फ इतना इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हैश है, हमने कहा कि भाई दो तीन कंटेंट है। एक तो हमने कहा डेटा एक कंटेंट है, दूसरा हम कहते हैं हैश एक कंटेंट है, और एक प्रीवियस हैश एक कंटेंट है। से फॉर एग्जांपल, तो हम क्या कह रहे हैं, राइट, हम क्या कह रहे हैं कि जो प्रीवियस हैश है वो कैसे आएगा वो सब समझाता हूं। पहले हम हैश को समझते हैं। हैश क्या है? एक यूनिक कोड होगा एंड इट इज अ कंप्यूटेड फिक्स्ड वैल्यू ऑफ डेटा कंटेन्ड इन द ब्लॉक एंड आइडियली मैं बोलूंगा तो मैसेज डाइजेस्ट के द्वारा रिप्रेजेंटेड, मैसेज डाइजेस्ट के द्वारा रिप्रेजेंटेड जो वैल्यू है वो आपकी फिक्स्ड वैल्यू होगी हमेशा लेंथ में। तो अभी आज ट्रांजेक्शन हो रहा है चित्रा नटराजन और नागार्जुन रेड्डी के बीच में, तो एक वेरिएबल लेंथ है ये। जो डिटेल्स है, ये डिटेल्स के लेटर्स और कैरेक्टर्स देखोगे तो वेरिएबल लेंथ है। अगर हमारे बीच में ट्रांजेक्शन होता है तो ये वेरिएबल लेंथ को फिक्स्ड लेंथ में कन्वर्ट करेगा। कल को अगर मैं इसके नाम छोटे कर दूं, रजत जैन कर दूं और यहां कर दूं दिशा पाटनी, तो नाम छोटे छोटे, राइट। बट देन ऑल्सो हैश वैल्यू की लेंथ सेम होगी। दैट इज वाई डाइजेस्ट करा है ना हमने, उसे डाइजेस्ट करके एक ही लेंथ का करा है। सो कंप्यूटेड हैश विल हैव अ सिंगल वैल्यू। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि 100% समझ पा रहे होंगे। सो इट विल हैव अ सिमिलर वैल्यू, मतलब सिमिलर वैल्यू इन दिस सेट भाई कि भाई इसका जो लेंथ होगा ना, लेंथ सेम होगा, ठीक है। सो लेंथ इज फिक्स्ड। सो एक तरीके से फिंगरप्रिंट बन गया क्योंकि हर एक बार यूनिक होने वाला है। अब क्या होगा अगर मैं डेटा चेंज करने की कोशिश करूं ब्लॉक में, तो उसका कंप्यूटेड हैश भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जैसे ही कंप्यूटेड हैश चेंज होगा वो मैच नहीं करेगा, विच विल लीड टू फेलियर ऑफ द सक्सेसिव ब्लॉक, क्योंकि उसके आगे अगर कोई ब्लॉक जुड़ा है तो बिगड़ जाएगा। मैं आपको समझाता हूं कि हैश और प्रीवियस ब्लॉक यूज किया जाता है चेन बनाने के लिए। असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और पीकेआई मैंने आपको बता दिया यूज होता है। दैट्स द बेसिक फॉर इट। अब आप देखो ये हो क्या रहा है बेसिकली, कि कैसे हैश वैल्यूज लिंक्ड है। I'll just शो यू विद दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। आप देखो अगर, तो इसने क्या करा, इसने अपना हैश जनरेट करा इनिशियली। तो अब इनिशियली तो इसका हैश है जो भी वो है 1Z8F। ये हैश आगे यूज होगा तो जब ब्लॉक नंबर 2 बनेगा, अच्छा 1 वाले ब्लॉक के पास तो पीछे का हैश हो नहीं सकता, बिकॉज दिस ब्लॉक इज नोन एज, आई विल ऑल्सो टेक अनदर लीड, जेनेसिस ब्लॉक। एमसीक्यू में आ सकता है, क्या पता आपके काम आ जाए। सो इसके पास में नहीं होगा। सो जेनेसिस ब्लॉक विल नॉट कंटेन एनी प्रीवियस हैश, विल नॉट कंटेन प्रीवियस हैश वैल्यू। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हैश फंक्शंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। सो प्रीवियस हैश इज बिंग यूज्ड। सो मैं जैसे ही मैं सेकंड नंबर पे ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, मेरा हैश वो कहाँ से आया है, वो फर्स्ट से आया है। तो फर्स्ट का हैश मेंटेन हो रहा है मेरे ट्रांजेक्शन में और मैं अपना खुद का एक हैश क्रिएट कर रहा हूँ। सो व्हाट विल हैपन इज, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऑल्टर करता हूँ मेरे लेवल पे, मेरे डेटा में ऑल्टर करता हूँ, तो मेरा हैश तो बदल जाएगा जो था उससे, और उसकी वजह से आगे वाले का जो प्रीवियस हैश है वो भी खराब हो जाएगा। सो इफ 1 2 एंड 3 हैव एंटर्ड इनटू द ट्रांजैक्शन एंड आई एम ट्राइंग टू टेम्पर ब्लॉक 2, ठीक है, आफ्टर डूइंग ट्रांजैक्शंस विद 1 2 एंड 3, व्हाट विल हैपन, ये हैश और ये हैश क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। और जैसे ही मिसमैच हो जाएगा तो एक अलर्ट जनरेट हो जाएगा कि भाई ये तो बिगड़ गया, और ये वैलिडेट हो नहीं पाएगा। और वैलिडेट होने के बाद क्या होगा, आगे की जितनी भी चेन है वो करप्ट होती चली जाएगी। तो इसके आगे जितनी भी चेन बनेगी सब करप्ट हो जाएगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। हाउएवर कोई भी जना बोलेगा कि सर अगर ये हैश आगे भी चेंज कर दे तो, और अगर ये जल्दी जल्दी चेंज कर दे तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, जस्ट इन केस इफ दैट हैपेंस। But that can only happen if the transaction is being updated at one place. If transaction is getting updated at each and every place, then this will not happen. मैं आपको उदाहरण के तौर पे चीजें क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। हम थोड़ा और आगे चलते हैं, राइट। सो कैसे चलता है ये काम, इसको समझते हैं। यहाँ पे है मिस्टर ए बी सी एंड डी, ठीक है। और हमारे पास हमारे कागज में भी अगर आपको याद होगा तो हम कहेंगे कि हमारे कागज में भी हमारे पास में कुछ मिस्टर ए एंड बी थे।
आपको याद होना चाहिए। तो मैंने कहा कि जब ए और बी के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ए और बी के पास में रिकॉर्ड होगा कि हाँ मेरे पास इसका ट्रांजेक्शन हुआ एंड मेरे पास इसका ट्रांजेक्शन हुआ। एंड से फॉर एग्जांपल इफ बी सेंड्स दिस ट्रांजेक्शन, अब बी अगर सी के साथ ट्रांजेक्ट करता है तो हाउ इट शुड हैपन, तो आप कहोगे सर बी के पास रिकॉर्ड आएगा हमने सी को भेजा, बी के पास रिकॉर्ड आएगा हमने सी को भेजा, तो हम कहेंगे कि सी बोलेगा कि मेरे पास बी से आया, राइट। दिस शुड बी द आइडियल थिंग। अगर हम स्टैंडर्ड तरीके से ट्रांजैक्शन करते तो तीनों की बुक्स कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करती, या तीनों के पास ट्रांजैक्शन डेटा कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करता, बट नॉट विद ब्लॉकचेन बिकॉज इट यूजेस द हैश ऑफ द प्रीवियस वन। तो बी ऑल्सो नीड्स टू नो कि वो डेटा आया कहां से, तो ये क्या करेगा, ये पीछे के हैश को अपडेट करने के लिए ए को भी लेकर के आएगा लूप में, और ए के साथ में अब बी का हैश चेंज होकर सी में भी गया है तो ये तीनों को अपडेट कर देगा एबीसी एबीसी एबीसी। आप एक जगह से आप एक जगह से टेम्पर करते हैं तो भी ये वेरीफाई तो नहीं हो पाएगा ना। अब इसके बीच में एक एंटिटी बैटरी है जिसे हम कह रहे हैं माइनर्स, और माइनर्स अपनी कम्युनिटी लेके बैठे हैं और वो बोल रहे हैं कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर है, तो बोल रहे हैं अगर हम यहां से भी वेरीफाई करें, यहां से भी वेरीफाई करें और यहां से भी वेरीफाई करें, अगर हम तीनों जगह से वेरीफाई करें तो ये वेरीफाई होगा ही नहीं, ये वेरीफाई होगा ही नहीं। एंड इफ इट इज नॉट गेटिंग वेरीफाई दिस विल फेल, हम बोलेंगे कि ये अपडेट नहीं कर सकते, जो बी की टेम्परिंग हुई है वो अपडेट नहीं हो सकती। सो दिस इज द काइंड ऑफ आर्किटेक्चर दैट इज बिंग यूज्ड। हाँ सर क्या ये लेंदी है, बहुत सारी स्टोरेज स्पेस खाएगा, क्या सबके अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, यस ऑफ कोर्स, सबके पास अलग अलग डेटा मेंटेन्ड है, हमने कहा यस ऑफ कोर्स। क्या ये माइनर लोग सबके अंदर से ये डेटा वेरिफिकेशन का काम करते हैं, यस ऑफ कोर्स। डू दे नो अबाउट हु आर दे हु आर इन्वॉल्वड इन दिस, नो दे डोंट नो, दे डोंट नो, दे जस्ट हैव डिजिटल डेटा टू वेरीफाई। बहुत सिंपल सी बात है। और कौन सा डेटा टू वेरीफाई, एनक्रिप्टेड हैश डेटा टू वेरीफाई। सो इनको किसी के बारे में पता नहीं है कि अच्छा मिस्टर ए तुम ये हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई जानकारी, ऐसी कोई तमाम जानकारी इनके पास नहीं है। सो ये बस क्या कर रहे हैं, ये सब सिर्फ प्रूफ ऑफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। मैं इसे प्रूफ ऑफ वर्क बोलूं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बोलूं, बात एक ही बनती है। मेरी बातों को थोड़ा और ध्यान से समझना। तो अगर मैं ब्लॉक 2 टैंपर करने की कोशिश कर रहा हूं तो दैट विल नॉट वर्क विद द हैश ऑफ ब्लॉक 3। क्यों, क्योंकि ब्लॉक 3 का पहला डेटा तो क्या है, प्रीवियस हैश, और उसका अपना खुद का हैश। तो जो आपका हैश उसने उठाया, उसने कहा ये तो अब चेंज हो गया क्योंकि आपकी कंप्यूटेशन हैज चेंज, और हमने जो रिकॉर्ड किया हुआ था वो कुछ और है। सो इट सेज कि भाई ये तो क्रिपल हो गया सिस्टम। फिर वो बोलेगा कि अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पे चेंज हुआ है तो देखते हैं कि क्या ऊपर भी चेंज हुआ है और क्या मिस्टर सी के पास भी चेंज हुआ है। वो कौन चेक करेगा, माइनर चेक करेगा। माइनर बोलता है कि हाँ अगर हो गया तो ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। और ये क्या करते हैं, टाइम गैप देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ भी चेंज करते हो तो 10 मिनट लगेगा, कोई भी नया ट्रांजेक्शन करोगे 10 मिनट लगेगा बिटकॉइन के केस में, ठीक है। दिस कुड बी डिफरेंट विद डिफरेंट सेट्स ऑफ आर्किटेक्चर्स, विद डिफरेंट सेट्स ऑफ कंपनीज, विद डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स। सो कीपिंग इट सिंपल, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी इशू अंडरस्टैंडिंग दिस। बट हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 से लेके 2 से लेके 3 से जाने में अगर आपने 2 के अंदर टैंपर किया तो बेसिकली होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि जब भी आप कोई नया ट्रांजेक्शन इनिशिएट करते हैं तो ब्लॉक पुराने सभी पार्टिसिपेंट्स के बीच में अपडेट होता है। जस्ट एज एन एग्जांपल, अगर अभी मैं मिस्टर डी को ले आऊं मिस्टर सी के साथ में, जस्ट एज एन एग्जांपल, अभी आप जरा एक बार वापस एक बार दिखाने का हम प्रयास करेंगे आपको इधर से भी, कि अगर मैं यहाँ पे जब ब्लॉक का दिखाता हूं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का, तो आप देख समझ सकते हैं कि प्रीवियस हैश जो है वो हमारा मिसमैच हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि केस में मैंने आपको बताया, हमारे ड्रॉन केस में बताया, और ये एक कॉन्सेप्ट लेने में 10 मिनट का टाइम लगाते हैं जैसे बिटकॉइन में लग रहा है, ठीक है। आई डिड नॉट शो द स्लाइड्स, आई थॉट कि मुझे दिखा देना चाहिए फटाफट। तो हर ब्लॉक एडिशन एक टाइम लेगा, और उस टाइम के दौरान हो क्या रहा है, उस टाइम के दौरान हो रहा है वेरिफिकेशन। और ये वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है, जैसे से फॉर एग्जांपल नया ब्लॉक आया, अब हमारे केस में हमारे साथ में कोई मान लो पर्सन आ जाते हैं डी, हमारे साथ में कोई पर्सन आ जाते हैं डी, तो हम क्या बोलेंगे, मिस्टर डी का कॉलम बनेगा, और सी अगर मान लो डी से ट्रांजेक्ट कर रही है, से फॉर एग्जांपल सी ट्रांजेक्ट्स विद मिस्टर डी, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, सी डी को भेजेंगे तो ये डी यहाँ पे भी अपडेट होंगे। क्यों, क्योंकि सी का हैश जो है वो यहाँ पे भी कैरी हुआ था, तो प्रीवियस हैश और आगे का हैश इधर भी अपडेट हो जाएगा। माइनर जब वैलिडेट करेगा तो तीनों जगहों पे देख करके वैलिडेट करेगा, उसके बिना वैलिडेट नहीं करेगा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर। तो अब ये नया ब्लॉक आएगा तो क्या होगा, नया ब्लॉक आएगा तो ये P2P आर्किटेक्चर है।
इस P2P आर्किटेक्चर में ये सब जगह पे वेरीफाई होगा विद प्रीवियस हैश, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे टैम्पर करा, से फॉर एग्जांपल टैम्पर इसने कर दिया, तो ये इधर तो हो जाएगा अनवेरीफाइड जबकि इधर हो जाएगा वेरीफाइड, तो दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये बहुत ही फुल प्रूफ मेथोडोलॉजी, और जितनी बड़ी चेन होती जाएगी उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, उतना ज्यादा अनऑल्टरेबल हो जाएगा। और जब तक सबके बीच में कंसेंसस नहीं आ जाता, जब तक सारी चेन्स एकदम सही नहीं बोलती या मोर देन 50% चेन्स एग्री नहीं करती, तब तक माइनर इसे अप्रूव ही नहीं करेगा। सो माइनर अप्रूव्स ऑन फाइंडिंग कंसेंसस, और वो कंसेंसस दिखेगा क्योंकि अगर सही काम किया तो इसका मतलब टैम्परिंग अगर आप एक जगह से कर भी लेंगे तो इवन दैट वुड नॉट रेंडर द ब्लॉक इज अनफीजेबल, और दैट वुड नॉट करप्ट द ट्रांजेक्शन। मैं जब इसके यूज केस को ऑडिट में समझने की कोशिश करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी चीज हो जाएगी ऐसा कि हमारी नीड मिनिमाइज नहीं हो जाए, फॉर द फैक्ट कि सब कुछ क्या होगा। एक तो देखो सबसे बड़ा फायदा इसका, देखो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है अनऑल्टरेबल ऑडिट इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप बोलोगे कि सर ये क्या इंफॉर्मेशन रीडेबल है, तो वो तो आप बोलोगे कि जब भी ब्लॉकचेन कंस्ट्रक्ट होगा तो ऑडिटर वुड बी अ पार्टिसिपेंट, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के लिए ही हो रहा है। सो एज एन इंटरनल ऑडिटर आपका एडवाइजरी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यू कैन बी अ पार्टिसिपेंट एंड यू कैन सजेस्ट कि कौन सा रीड ओनली इंफॉर्मेशन ऑडिटर को मिलेगा, कौन सा रीड ओनली इंफॉर्मेशन ऑडिटर के लिए जनरेट होगा। जस्ट लाइक व्हाट यू जनरेट विद योर स्कार्फ, you can also generate it with your blockchain when it is getting configured, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने ब्लॉकचेन के साथ में काम करेगी। आप एडवाइस कर सकते हैं कि इन्हें इंटरऑपरेबल कैसे बनाएं, कि अगर एक ब्लॉकचेन दूसरे ब्लॉकचेन से इंटरैक्ट करना चाहती है तो हमारे सिस्टर कंसर्न्स और हमारे पार्टनर्स के बीच में हम कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि सबके क्रॉस मैनेज हो सके चीजें। देखो ब्लॉकचेन के बारे में डिटेल्स में तो बहुत कुछ लिखा है। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि बहुत सारे इलिसिट काम ब्लॉकचेन से हो सकते हैं। इसका कारण पता है क्या है? देखो जैसे रैंसमवेयर अटैक होता है ना, तो आप देखेंगे हमेशा कि वो ना बिटकॉइन में पैसे मांगते हैं। क्या पता हमारे किसी मेंबर के ऊपर हो भी गए हो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारी आदत है ना कि हम लोग मेल्स को लेके बहुत ऐसे होते हैं कि हम लोग सारे मेल्स चेक करने की आदत होती है, और कोई भी आलतू फालतू लिंक क्लिक करेंगे। अमेजॉन 30th डे पे कोई प्राइस दे रहा है, उसकी 30th एनिवर्सरी हो रही है, लो भाई क्लिक कर लो, ठीक है ये फ्री में दे रहा है, लिंक भी चेक नहीं करते, कुछ भी क्लिक करते हैं। कल को अगर रैंसमवेयर आ जाता है तो वो आपका कंप्यूटर का डेटा लॉक कर देता है और क्या बोलता है, भाई आप बिटकॉइन में पैसे दे दो। सिंपल। किस में दे दो पैसे? बिटकॉइन में पैसे दे दो। बर्बादी हो सकती है, भयंकर बर्बादी हो सकती है, भयंकर नुकसान हो सकता है। हाँ ध्यान रखना है किसे, आपने ध्यान रखना है कि आप फंसे नहीं। लेकिन वो बिटकॉइन में पैसे क्यों मांगते हैं? क्यों? क्योंकि बिटकॉइन के बीच में जो डेटा है वो कोई और रीड नहीं कर सकता। लेकिन हाँ अगर आप बिटकॉइन मतलब आप आपकी जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करवाते हैं कि हम चाहते हैं कि ऑडिट इन्फॉर्मेशन हमारे को मिले ये तो आप कर सकते हैं। तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्लॉकचेन, बट एटलीस्ट यू शुड नो ना कि हो क्या होता क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है, तभी तो आप बताएंगे। तो जब कोई नया ब्लॉक यहाँ ऐड होगा तो बेसिकली क्या होगा, सबने वेरीफाई करना पड़ेगा, जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, और फिर ही माइनर क्या करेगा, उसे अप्रूव करेगा। सो माइनर हैश फंक्शन के बेसिस पे अप्रूवल करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी की सारी चीजें एकाएक समझ में आई हैं कि फिक्स लेंथ हैश होगा हमेशा, चाहे नाम कितने भी बदल लो, चाहे डेटा बढ़ा दो कम कर दो, लेकिन हमेशा फिक्स लेंथ हैश बनेगा। हर हैश यूनिक होगा, इट्स जस्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट। ओके सो दिस इज ऑल थिंग्स डन अबाउट दिस। हाँ बुक के अंदर आईसीआई का जो मैट है उसमें आपको सिमिलर डायग्राम दिखेगा विद सिमिलर हैश कॉम्प्यूटेशंस ऑन द वेरी फर्स्ट पेज, ठीक है। और आपको ना इसके अंदर डिटेल्स मिल जाएंगे जहां से भी ब्लॉकचेन स्टार्ट हो रहा है। ब्लॉकचेन इज नॉट द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द बुक, ब्लॉकचेन इज कॉन्सेप्ट नंबर 2। बट हाउएवर मेरे लिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो चीज अपेरेंटली ज्यादा मुश्किल हो समझने के लिए वो पहले समझाई जानी चाहिए व्हेन एवर वी इनिशिएट, सो दैट जितना भी लेट हो आपको हमेशा इजी चीजों के लिए लेट हो, जब भी हो तब। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ब्लॉकचेन कुछ दे रखे हैं जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, आई थिंक दैट्स वेल अंडरस्टूड। पीयर टू पीयर ट्रांसमिशन, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ट्रांसपेरेंसी एज इन कि भाई जो लोग भी एक्सेस कर सकते हैं दे नो द कंप्लीट चेन कि हाउ दिस हैज मूव्ड, ठीक है। तो मैं कह भी रहा था कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तक भी ये जा सकता है, और मैं मानता भी हूँ। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड, सो दैट इज अ ग्रेट एडवांटेज कि आप इरिवर्सिबल रहेंगे। कंप्यूटेशनल लॉजिक, हमेशा कंप्यूटेशन रहेगा, उसका लॉजिक रहेगा, उससे चलेगा। कुछ 6-7 पेज में लिखा हुआ है, बट इट्स वेरी वेरी सिंपल। हाँ ऑडिट के लिए बड़ा फायदेमंद हो सकता है कि रियल टाइम ऑडिट कंडक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हमेशा ये जब भी इनवैलिडेट होगा दैट क्रिएट्स एन अलर्ट ऑल्सो कि इनवैलिडेट हो गया, तो कोई ट्रांजेक्शन इनवैलिडेट हो गया तो मतलब परपिट्रेशन क्लियर होती है। प्लस अनऑल्टरेबल हो जाएगा तो आपको अनऑल्टरेबल ऑडिट एविडेंसेस हमेशा मिलेंगे, जिससे कि यू कैन ट्रेस द ट्रांजेक्शन वेरी क्लियरली।
अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कुछ रिस्क और चैलेंजेस भी दे रखे हैं, जैसे वेंडर रिस्क, क्रेडेंशियल्स की सिक्योरिटी रहेगी, कैसे रहेगी, हमारा जो प्राइवेट की वगैरह है वो कहाँ मेंटेन रहेगा और किस तरह से रहेगा, और हम मेंटेन करेंगे तो कैसे करेंगे। कुछ कंप्लायंस के इश्यूज हैं, लीगल इश्यूज तो चल ही रहे हैं। ब्लॉकचेन, खासकर क्रिप्टो, इफ आई टॉक अबाउट क्रिप्टो, वो तो रडार में ही है, लेकिन ब्लॉकचेन का भी रडार में अगर कुछ बात आती है, क्योंकि सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, तो सेंट्रलाइज संस्थाएं चाहेंगी कि कोई ना कोई कंट्रोल इस पे बना है, कोई ना कोई बायलॉज निकाले, तो वो तकलीफ पे हो सकता है, ठीक है। और स्केलेबिलिटी के इश्यूज होंगे, स्टोरेज के इश्यूज जरूर हो सकते हैं, क्योंकि स्टोरेज विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट, चार चार जगह पे चेन अपडेट होगी, चार चार जगह पे प्रोसेसिंग होगी, चार चार जगह पे डेटा मेंटेन होगा, चार चार जगह पे माइनिंग होगी, तो इट इज गोइंग टू कंज्यूम प्रोसेसिंग पावर एज वेल एज स्टोरेज स्पेस। सो दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। और कहीं ना कहीं अगर ये बहुत बड़ी हो जाएगी, करोड़ों लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो करोड़ों के पास करोड़ों चेन बन जाएंगी, और अगर ऐसा होगा तो अल्टीमेटली दैट कैन रिजल्ट इनटू एंड ऑफ इट ना, क्योंकि कितना हो सकता है, कहीं ना कहीं तो डेटा जाके रुकेगा, सो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। बाकी एक आध छुटपुट बात और लिखी है, जो कि अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे भी दिक्कत आएगी। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी से ज्यादा कंटेंट होता नहीं है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के मामले में। हाँ, मेरी इच्छा जरूर थी कि आयोटा, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम आपको आगे पढ़ाएंगे, उसका करेंसी आयोटा, ट्रांजैक्शन करेंसी आयोटा है, काश उस पे भी कुछ दिए होते, आई वुड हैव बीन वेरी वेरी हैप्पी, मेरे को बहुत अच्छा लगता कि इफ आयोटा वाज मेंशन्ड, बट नहीं मेंशन करा, ठीक है, इंस्टीट्यूट है, अपनी अपनी बात करता है, अपने तरीके से चलता है, राइट। तो उसमें टैंगल टेक्नोलॉजी यूज होता है, दैट डज नॉट यूज ब्लॉकचेन टू ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के लिए ब्लॉकचेन यूज नहीं होता, उसमें उसमें टैंगल यूज होता है। बट ठीक है, ये सब फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में होगा, जब देखा जाएगा, चीजें होंगी तो देखी जाएंगी। बट हाँ, मुझे आपको ब्लॉकचेन समझाना था फॉर द फैक्ट कि इट कैन बी यूज्ड, इट हैज वेरियस यूज केसेस, इट कैन नॉट बी जस्ट बी फॉर व्हाट वी कॉल एज एट बिटकॉइन, ठीक है ना, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं है। आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं, आप इसके अंदर ना लैंड डिविजन्स कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जो कि एक अनऑल्टरेबल फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं। द आइडियल आइडियल यू एंड क्राई अबाउट दिस इज कि भाई देखो, जो भी बातें चल रही है उसके पीछे एक आइडियल लॉजिक सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एनक्रिप्शन का एक बखूबी बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं विद अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब बैंक क्या करेगा, बैंक बोल रहा है कि क्या मैं जॉब छोड़ दूं, तो हमने कहा जी हाँ, आपके लिए अभी कुछ है नहीं, तुम्हें दिल से बुरा लगेगा पर लगता है। हाँ, तो अगर इसे ढंग से इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, ठीक है, विद अ सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटरी सिस्टम, ब्लॉकचेन तो डेफिनेटली यूज कर सकते हो, ब्लॉकचेन यूज करने में कोई इशू नहीं है, बट विद क्रिप्टो इट्स अ लॉन्ग शॉट। बट लेट्स सी कब लगता है, कब सही बैठता है, कब कैसे चीजें चलती हैं। बट मैं ऐसा कहूंगा कि ये नीड ऑफ द आवर तो रहेगा, ऐसा नहीं है कि लोग इसे अवॉइड करके आगे बढ़ सकते हैं। मेरी तरफ से डिस्कशन होता है खत्म, आप अपनी किताब खोल के पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। एमसीक्यूज जो हैं, इसके ऊपर आपको ऐसे नहीं कि अपेरेंटली बहुत लगा लगा करके जाने, यू शुड नो द कॉन्सेप्ट, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट पीकेआई इज। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जरूर लिखा हुआ है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि पीयर टू पीयर नेटवर्क है, टेक्नोलॉजी क्या है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। दूसरा, पीकेआई यूज करता है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी ब्लॉकचेन एड्रेसिंग हो रही है वो सब पीकेआई के बेसिस पे हो रही है। एंड देन देयर इज दिस हैश फंक्शन, सो ऑल दीज थिंग्स आर हैव बीन एक्सप्लेन्ड, दिस हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड, द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट इज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड इन मॉड्यूल नंबर 1, जो हम शुरुआत में अपना प्रिलिमिनरी डिस्कशन किया था 8-10 लेक्चर का, उसमें 8-9-10 लेक्चर के बीच में कहीं ना कहीं है। तो आप सिंपल सिंपल सी बात करेंगे तो मैं ऐसा कहूंगा कि हम जब बिटकॉइन की बात करते हैं, तो बिटकॉइन की अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, और ब्लॉकचेन की अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, वही सिंपल सिंपल जो हम लोग एनक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं, दैट इज योर असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम प्लस हैश एल्गोरिथम। और ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें, बट ठीक है, हम लोगों को क्योंकि पढ़ना था, समझना था, चीजें जाननी थी, सो आई यूज्ड more pictorial side of things so that it could be easily explained. So this is happening between transactions, this is happening between what you are trying to do, and this is how it works. मुझे लगता है कि सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो रहा, जहाँ पे आपको सुपर एक्सप्लेनेशन मिल गया है। इंस्टीट्यूट का कंटेंट एक बार देख लीजिएगा, नजर फेरने की बात है बस, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप हमारी स्लाइड से संतुष्ट है तो वहां तक जाने की भी जरूरत नहीं है, you'll be able to easily make out, क्योंकि आपके लिए क्या है, सिलेक्शन और रिजेक्शन टेक्निक्स हैं, you should know what options are not relevant to us and you should know what options could be relevant to us, so that is the way we are going to work. So I think this is very very clear and very well explained. इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन जो भी आते हैं एग्जामिनेशन में, you'll be able to deal it इजीली डील कर जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि इतना डेप्थ में दिया ही नहीं है कॉन्सेप्ट, काश थोड़ा और डेप्थ में दिए होते, वुड हैव बीन सेंसिबल, बट हैज नॉट बीन गिवन एज येट। सो थैंक यू वेरी मच। एंड दिस क्लास, ये वाली जो क्लास है, मैं कहूंगा कि हाल फिलहाल के लिए हम इसे ओवर करते हैं, और मुझे बड़ा मजा आया पढ़ा करके,
और आगे भी इस पे और सेशंस ऐड होते रहेंगे बचे हुए जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के कॉन्सेप्ट है। बट दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन एंड एवरीबडी शुड बी कीन अबाउट इट, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर है, सो इज वेरी वेरी वर्केबल एंड अगर स्मार्टली करा जाए इसके साथ मेहनत, तो इट्स अ ग्रेट थिंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। So thank you very very much and I've been always been grateful to the fact that आप लोगों ने जिस तरह से हमारे को सपोर्ट किया है, हमेशा हमारी क्लासेस वगैरह को सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच एंड विद द काइंड ऑफ पेशेंस दैट यू ऑल हैव, अगेन थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। So take care and yeah, have a good day.